नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज जैसा आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य एवं लोक संस्कृति ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और खासकर जो छत्तीसगढ़ में भी सहायक उप निरीक्षक जो है पुलिस उप निरीक्षक की जो भर्ती हो रही है उसके लिए तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पटवारी की भी भर्तियाँ हो रही हैं। इसके साथ में भारत के सभी राज्यों में अगर छत्तीसगढ़ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो लोक नृत्य एवं लोक संस्कृति के बारे में जरूर पूछा जाता है यहाँ की। तो इस क्लास को आप जरूर देखें, ये आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप स्मार्ट स्टडी क्लासेस को दोस्तों सब्सक्राइब करें और आप अपने दिमाग में इसको इस प्रकार से बैठाया जाएगा कि इस क्लास को अगर आपने 2 बार देख लिया तो अगर छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य और संस्कृति से कोई प्रश्न आते हैं तो आप उसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों आप हमारे चैनल पे समसामयिकी 2021 का पूरा जो है सेशन चलाया गया है। आपको जनवरी से लेकर दिसंबर माह तक का पूरा करंट अफेयर आपको कंप्लीट कराया गया है, आप उसे देखें। और हिंदी में यदि आप NTA नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे सभी यूनिट की तैयारी कराई जा रही है, आप उसे भी देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस चल रही हैं हिंदी साहित्य एवं व्याकरण के साथ साथ में, आप इन क्लासों को देखें। और विश्व इतिहास की क्लासें, भारत का संविधान की क्लासेस, सभी प्रकार के सामान्य अध्ययन के सभी विषयों की क्लासेस चैनल पे चलाई जा रही हैं, आप प्लेलिस्ट का अध्ययन करें। आइए देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो लोक संस्कृति है दोस्तों ये मुख्यतः प्रकृति से प्रभावित है। ये सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति किससे प्रभावित है। और लोकगीत और लोक नृत्य छत्तीसगढ़ी संस्कृति की प्रमुख विशेषता है, इसे आपको याद रखना है, ये सीधे एग्जाम में आया हुआ है। और दोस्तों धार्मिक एवं पौराणिक नृत्यों में पंडवानी व फूलबासन की गाथा प्रमुख है। जो धार्मिक और पौराणिक ये महाभारत और पंडवानी जो है महाभारत की कथा पर आधारित है। और ये जो फूलबासन है दोस्तों इसमें एक फूलबासन फूल होता है जिसको जो है माता सीता लक्ष्मण को कहती हैं ये फूल लेकर आइए। और ये फूल की क्वालिटी ये होती है कि कभी फूल बन जाता है और ये कभी नारी का रूप ले लेता है, इसलिए फूलबासन का फूल सीता जी ने मांगा था। इसीलिए ये दोस्तों छत्तीसगढ़ में धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है, इसे आपको याद रखना है। ये पांडवानी और फूलबासन ये इसी धार्मिक और पौराणिक नृत्यों की प्रमुख गाथा है। दोस्तों यहाँ के जो बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो गीत हैं, ये नृत्य हैं, इनके कुछ इसके सीधे आपसे पूछ लिया जाता है, कुछ प्रेम गाथाएं हैं और कुछ तीर गाथाएं हैं। तो दोस्तों ये जो भरथरी, लोरिक चंदा और अहिमन रानी की गाथा ये जो है प्रमुख प्रेम गाथाएं हैं। इसके अलावा तीर गाथाओं में दोस्तों ढोला मारू, कल्याण साई की गाथा, फूल कुंवर की गाथा, देवी गाथा ये प्रमुख तीर गाथाएं हैं। इनके बारे में ऐसे ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि प्रेम गाथाओं में कौन कौन से लोक नृत्य आते हैं, लोक नाट्य आते हैं। तो दोस्तों उसमें भरथरी, लोरिक चंदा, रेवा रानी की गाथा, अहिमन रानी की गाथा ये दोस्तों प्रमुख गाथाएं हैं जो प्रेम गाथाएं हैं। इन्हीं प्रेम गाथाओं में हम लोग शुरू करते हैं सुआ नृत्य को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुआ नृत्य दोस्तों ये सुआ नृत्य मूलतः महिलाओं और किशोरियों का नृत्य पर्व है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के जनजीवन में सर्वाधिक लोकप्रिय कोई नृत्य है तो सुआ नृत्य है। और सुआ का अगर आप शाब्दिक अर्थ समझना चाहें तो दोस्तों सुआ का शाब्दिक अर्थ होता है तोता। और तोता के माध्यम से जो है पहले संदेश पहले के ज़माने में भेजे जाते थे। कबूतर जा 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 वाला गाना भी आपने सुना होगा। तो कबूतर जाके क्या देता था, तो संदेश ही देता था। और वही संदेश से रिलेटिव ये सुआ नृत्य हमारे छत्तीसगढ़ में जो है किशोरियों और महिलाओं का सबसे प्रिय नृत्य है। और ये नृत्य दोस्तों जैसे ही धान पक जाता है तो धान पकने के बाद दीपावली के कुछ दिन पहले ये सुआ नृत्य प्रारंभ हो जाता है। और इसका समापन जब होता है तो दिवाली की रात्रि में शिव गौरी विवाह का आयोजन होता है इसमें दोस्तों। और इसी शिव गौरी विवाह से इस नृत्य का समापन होता है। ये शिव गौरी विवाह के कारण इसे गौरी नृत्य भी कहा जाता है। गौरी भगवान शंकर और पार्वती जो है, पार्वती को ही गौरी कहा जाता है। तो ये जो शिव पार्वती के विवाह का जो आयोजन होता है ये दिवाली की जो है रात्रि में किया जाता है और इसी से ये सुआ नृत्य समाप्त हो जाता है। छत्तीसगढ़ में इसकी विशेषता है दोस्तों,
कैसी है कि महिलाएं दोस्तों अपने गांवों से टोली बनाकर जो इनके समीप के गांव होते हैं उसमें भ्रमण करती हैं, वहां पर जाती हैं और प्रत्येक घर के सामने गोलाकार झुंड बनाकर ताली के थाप पर नृत्य करते हुए गीत गाती हैं। दोस्तों ये महिलाएं गीत गाती हैं और ये मंगल कामनाएं करती हैं। उन जिन भी घरों के सामने जाती हैं वहां पे मंगल कामनाएं करती हैं। दोस्तों घेरे के मध्य में एक युवती सिर पर लाल कपड़ा ढके टोकरी लिए होती है जिसमें धान भरकर मिट्टी से बने 2 सुआ मतलब तोता होते हैं और ये जो तोता 2 सुआ बनाए गए होते हैं ये भगवान शंकर और पार्वती के प्रतीक के रूप में सजाकर रखे जाते हैं और इन्हीं को रखकर जो है गोलाकार झुंड बना लेती हैं और ताली के थाप पर ताली बजाते हुए ये अपना सुआ डांस करती हैं, सुआ नृत्य करती हैं। दोस्तों सुआ नृत्य जो है कभी कभी प्रश्नोत्तर शैली में भी गाया जाता है और चूंकि यह प्रेम का गीत है जिसके कारण से किशोरियां जो प्रेमी युगल होते हैं ये किशोरियां अपने प्रेमी को तोते के माध्यम से, सुआ के माध्यम से अपना संदेश भेजती हैं कि कबूतर जा जा वाला गाना आपको याद ही होगा कि प्रेम का संदेश कैसे उसमें भेजा गया है, वही सुआ नृत्य है। अब आपको ये पूरी तरह से याद हो चुका है। दोस्तों सामान्य हिंदी की टॉप क्लासेस हमारे चैनल पे चलाई जा रही हैं। आप हिंदी व्याकरण की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस हैं, आप उनको जरूर ज्वाइन करें, उसको देखें। आपके एग्जाम में अगर हिंदी से प्रश्न आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल के लगभग 18 प्रैक्टिस सेट मौजूद हैं। दोस्तों अगर आप इन प्रैक्टिस सेट्स को देख लेते हैं तो हिंदी व्याकरण से प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इसके साथ ही साथ आप NTA नेट JRF की अगर तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो आप पेपर 2 हिंदी की तैयारी हमारे चैनल पे कराई जा रही है। आप इसमें देखें, आपको यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक की सारी जानकारी आपको NTA नेट की भी हमारी क्लासेस करा रही है। आप फ्री में आप ज्वाइन करें और इस क्लास को देखें। दोस्तों पंथी नृत्य, दोस्तों सतनाम पंथ चूँकि सर्वाधिक सतनामी समाज छत्तीसगढ़ में पाया जाता है और ये पंथी नृत्य जो है दोस्तों ये सतनामी समाज का एक पारंपरिक लोकप्रिय नृत्य है जिसमें दोस्तों सतनामी जो है जैत खाम की स्थापना करके परंपरागत तरीके से पंथी गायन करते हैं और पंथी गायन की जो शुरुआत होती है वो गुरु घासीदास की वंदना से प्रारंभ होता है। गुरु घासीदास जो है सतनाम पंथ के बहुत ही महत्वपूर्ण गुरु हैं और इसमें इन्हीं की पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों गुरु घासीदास जी के चरित्र का जो है वर्णन पंथी गीत का मुख्य विषय है। गुरु घासीदास जी के चरित्र का वर्णन, जैसे आप रामचरितमानस पढ़ते हैं तो उसमें भगवान राम के जो है चरित्र का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार से जो है पंथी नृत्य में सतनामी जैत खाम की स्थापना के बाद इसमें गुरु घासीदास जी के चरित्र का बखान किया जाता है और जो सतनाम पंथ से संबंधित होने के कारण इसे पंथी नाच भी कहा जाता है। दोस्तों आप जो है छत्तीसगढ़ में जैत खाम बहुत ही ऊंचा, कुतुब मीनार से भी ऊंचा जैत खाम बनाया गया है। आप उसे देखना चाहें तो आप छत्तीसगढ़ की यात्रा करें और उसे भी जरूर देखें। पंथी नृत्य का दोस्तों ये पूछ लिया जाता है कि इसका मुख्य वाद्य यंत्र क्या होता है, तो मुख्य वाद्य यंत्र पंथी में ये मांदर और झांझ, ये मांदर वही ढोलक का ही एक बहुत बड़ा सा पार्ट होता है, ढोलक ही है वो लेकिन बहुत बड़ी होती है, और एक झांझ जो मंजीरा आप बजाते हैं वो मंजीरा ये झांझ है। ये मुख्य वाद्य यंत्र पंथी नृत्य का होता है। दोस्तों मुख्य नर्तक पहले गीत की कड़ी को उठाता है, मतलब एक लाइन आगे वाली लाइन को वो पहले गाते हैं और उसके बाद उनके साथ में सम्मिलित जितने भी नर्तक होते हैं दोस्तों ये द्रुत गति से इस गीत को जो है गाते हुए इसको दोहराते हैं और बहुत तेजी के साथ नाचते हैं। ये द्रुत गति है दोस्तों, ये द्रुत गति यही है। पंथी नृत्य आरंभ में धीरे धीरे होता है, पहले कोई भी गाना धीरे धीरे उसको शुरू करते हैं और जैसे ये गाना अपने चरम पर पहुंचता है तो ये बहुत द्रुत गति में पहुंच जाता है और इसमें महिलाएं जो है सिर पर अपने एक कलश रख लेती हैं, जो है वही कलश रखकर ये नाचती हैं। देवदास बंजारे जी ये पंथी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, आपको इन्हें याद रखना है। और पंथी नृत्य एक पुरुष प्रधान नृत्य है जिसमें 15 सदस्य मुख्य होते हैं। पंथी नृत्य में गुरु घासीदास जी को समर्पित ये पंथी नृत्य अब आपको याद रहेगा, जिसका मुख्य वाद्य यंत्र मांदर एवं झांझ है।
चूँकि ये प्रेम देखें कि इसके जो बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार जो हैं ये पुराणिक चेलक, प्रेम दास भतप्रहरी, मिलाप दास बंजारे, अमृता वारले, दिनेश जांगड़े, ये प्रमुख पंथी कलाकार हैं। ये पंथी कलाकारों के बारे में एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको इनको पुराणिक चेलक, प्रेमदास, मिलाप दास, अमृता वारले, दिनेश जांगड़े इनको याद रखना है। दोस्तों सतनामियों में ये 12 महीना प्रतिदिन सायंकाल में ये जैतखाम व गुरु गद्दी गुड़ी के समक्ष ये किया जाने वाला एक अनुष्ठानिक नृत्य है। इनकी आरती पूजा जो है दैनिक रूप से होती है और जिसमें आध्यात्मिक उत्कर्ष व सामूहिक साधना द्वारा परम आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है सतनाम पंथ में। अगर हम प्रतिदिन ऐसी पूजा अर्चना करते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं अपने गुरु के प्रति, तो गुरु गोविंदो दो खड़े काके लागों पाऊँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंदो देव बताए। तो गुरु जो होता है सबसे बड़ा होता है और गुरु की पूजा ही जो है सबसे बड़ी पूजा है। और सतनाम पंथ में, सतनामी समाज में गुरु घासीदास की पूजा बहुत ही जो है तन्मयता के साथ, बहुत ही श्रद्धा के साथ की जाती है। अगला देखें दोस्तों, चंदैनी नृत्य। ये एक चंदैनी नृत्य या गायन है, ये लोरिक चंदा भी से कहा जाता है, ये इसी के नाम है। दोस्तों छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में लोक कथाओं पर आधारित एक प्रमुख नृत्य है चंदैनी नृत्य। लोरिक चंदा के नाम से भी प्रसिद्ध है। चंदैनी नृत्य एक प्रेम गाथा है, जैसा कि आपको पहली ही स्लाइड में बताया जा चुका है कि ये एक प्रेम गीत है जो 2 शैलियों में गाया जाता है। एक तो दोस्तों इसमें लोक कथाएं प्रस्तुत की जाती है और दूसरा ये गीत के रूप में भी गाया जाता है। चंदैनी नृत्य का जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो ढोलक और टिमकी है। इसके बारे में पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है और परीक्षा में सीधे इसका उत्तर आपको टिक करके आना है। दोस्तों पुरुष पात्र विशेष पहनावे, मतलब बहुत चमकीला और बहुत ही अच्छा दिखने वाला ये पहनावा पहनते हैं और इसमें नृत्य के साथ चंदैनी कथा प्रस्तुत करते हैं और ये नृत्य रात भर चलता है। दोस्तों इसमें शुरू में तो 2 से 3 लाख लोग इसको बैठ के देखा करते थे और सारी रात ये चंदैनी नृत्य चलता था, चंदैनी गायन चलता था। और इसके जो प्रमुख कलाकार हैं दोस्तों, चिंतादास व रामाधार साहू जी हैं, ये चंदैनी नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। इन कलाकारों को आपको याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं सभी परीक्षाओं के लिए। इसके बाद हम लोग आते हैं दोस्तों राउत नाच देखते हैं। राउत नाच क्या है? तो राउत नाच दोस्तों छत्तीसगढ़ में यादवों द्वारा किया जाता है, जो भगवान कृष्ण को अपना पूर्वज मानते हैं, उन्हीं के द्वारा ये राउत नाच किया जाता है। गाहिरा नाच के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो है गाहिरा नाच भी राउत नाच ही है, इसे आप गाहिरा नाच भी कह सकते हैं। राउत नाच दोस्तों, राउत नाचा ये श्री कृष्ण द्वारा अपने मामा कंस का वध करने के बाद विजय के रूप में प्रारंभ किया गया था। ये एक पौराणिक मान्यता है कि राउत नाचा इसीलिए राउत लोग करते हैं कि इसमें इन्होंने अपने मामा कंस का वध किया था। और दोस्तों ये होता कब है, इसको देखें कि ये कार्तिक प्रबोधनी एकादशी से चालू होता है, प्रारंभ होता है, जो लगातार 1 सप्ताह तक चलता है, जिसमें रंग बिरंगे कपड़े पहनकर राउत लोग, यादव लोग एक हाथ में लाठी रखते हैं और दूसरे हाथ में हथियार लेकर एक समूह में चलते हैं। समूह में चलते हुए राउत नाच करते हैं। दोस्तों नृत्य के बीच में, इस राउत नृत्य के बीच बीच में एक नर्तक जो होता है दोस्तों, ये दोहा को बोलता है और उसी दोहे को दोहराते हुए इसमें गढ़वा बाजा की धुन पर सभी नाचते हैं। ये है राउत नाच। राउत नाच जो छत्तीसगढ़ लोक कला की, ये छत्तीसगढ़ संस्कृति के नाच जितने हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और इसमें इन लोग जो है सभी सम्मानित एवं प्रतिष्ठित लोगों के घर जाकर उनके लिए मंगल कामना की याचना भगवान से करते हैं कि जिस प्रकार से जो कष्ट भगवान कृष्ण ने झेला कंस के रूप में, वो कष्ट भगवान किसी को न दें और सब सुखी रहें, मंगलमय रहें। दोस्तों अगला नृत्य देखें आप, दही कांदो। ये दही कांदो जो लोक नाट्य है, इसका आयोजन जो होता है कृष्ण जन्माष्टमी पर होता है। इसमें दोस्तों श्री कृष्ण के जीवन चरित्र का मंथन किया जाता है। ये नाच में श्री कृष्ण के जीवन को ही मुख्य आधार बनाया जाता है और इसी के बारे में गाना गाया जाता है। इसे दही कांदो लोकनाट्य कहा जाता है। नाचा दोस्तों, ये नाचा जिसका प्राचीन नाम पेखन है, इसका एक अन्य नाम भी है जिसे छैला नृत्य कहा जाता है। तो छैला नृत्य और नाचा दोनों एक ही हैं, इसे आपको याद रखना है। नाचा दोस्तों, नाचा के पितामह जो हैं दाऊ दुलार सिंह मंदार जी हैं। ये कई बार परीक्षा में पूछ लिए गए हैं और ये नाच जो है दोस्तों, ये
मराठी में जो एक नाच है तमाशा, ये उस नाच से जो है, इसका जो मराठी में तमाशा होता है, ये तमाशा भी वहाँ महाराष्ट्र का जो है। तो उसी प्रकार से जो कलाकृतियाँ, जो कारनामे जो है मराठी में तमाशा जो है नाच में दिखाया जाता है, वही नाच जो है हमारे छत्तीसगढ़ में, चूँकि छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ महाराष्ट्र है, तो इसका प्रभाव नाचा में देखने को मिलता है। इसके प्रमुख पात्र जो होते हैं जोकर होते हैं, जोकर और परी होते हैं, और प्रमुख जो इनका साज है वो चिंकारा और गुदुम बाजा है, इसे आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं कि रास लोकनाट्य, ये दोस्तों छत्तीसगढ़ी रास लीला भी इसे कहा जाता है, रास लोकनाट्य को, इसे आपको याद रखना है। इसका आयोजन होली के अवसर पर होता है। इसके पहले आपने देखा कि वो दिवाली के अवसर पर गीत होते थे, अब हम लोग होली पे पहुंच चुके हैं और होली के अवसर पर ये रास लोकनाट्य का आयोजन होता है। और बिलासपुर रायपुर क्षेत्र में ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रमुख रूप से मनाया जाता है रास नाच। इसके रंगमंच को बीड़ा कहा जाता है दोस्तों, इसे याद रखना है। और रास का जो कथानक होता है ये संगीत नृत्य प्रधान होता है। और ये दोस्तों कृष्ण लीला जो है, जिसमें भगवान कृष्ण व राधा के मनोहारी रास लीला की कथा का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है ये रास। मतलब छत्तीसगढ़ी जो रास लीला है, ये रास लीला भगवान कृष्ण की, जो भगवान कृष्ण और राधा की मनोहारी रास लीला है, उसी से प्रेरित है छत्तीसगढ़ का ये रास लोकनाट्य। मतलब भगवान कृष्ण और राधा की मनोहारी जो है दृश्यों को जो आपने देखा होगा, उन्हीं के चरित्र के बारे में, उन्हीं के बारे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण रास लीला है, जिसे रास लोकनाट्य कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। और राधा और कृष्ण के मनोहारी रास लीला की कथा का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। मतलब जो है वो आप ब्रज भाषा में उसको देखते हैं, ब्रज में जो है कृष्ण राधा का जो है ज़्यादा वर्णन, ब्रज की होली भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहती है, उसी प्रकार से ये यहाँ के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि राधा और कृष्ण के रास लीला से प्रेरित कोई जो है नाट्य है छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ी रास लीला, जिसे रास कहा जाता है, ये रास लोकनाट्य है, इसे आपको याद रखना है। इसका स्क्रीनशॉट भी रखें दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम आ जाते हैं गम्मत लोकनाट्य। ये गम्मत लोकनाट्य जो है दोस्तों, ये हास्य व्यंग शैली में सामाजिक कुरीतियों व विषमता पर प्रहार करता है, ये गम्मत लोकनाट्य। इसमें दोस्तों विदूषक या जोकर प्रमुख भूमिका में होते हैं। नर्तकी की जो भूमिका होती है वो भी पुरुष लोग ही जो है महिलाओं की वेशभूषा धारण करके नर्तकी बनते हैं, और इसमें पुरुष ही नर्तकी बनता है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में गम्मत नाचा जो है ये दो रूपों में प्रचलित है। एक खड़े साज, मतलब खड़े होकर पूरा जो है इसमें गायन वादन किया जाता है, और दूसरा बैठ कर गायन वादन किया जाता है। तो गम्मत नाचा जो है ये दो रूपों में प्रचलित है, खड़े साज एवं बैठे साज। खड़े साज मतलब खड़े होकर, और बैठे साज मतलब बैठकर, ये भी गम्मत लोकनाट्य किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और ये सामाजिक कुरीतियों पर ये प्रहार करने वाला जो है लोकनाट्य है। अगला देखते हैं दोस्तों प्रणय गीत। प्रणय गीत जो होता है दो प्रकार के प्रचलित हैं छत्तीसगढ़ में। एक संयोग, जिसमें ददरिया व चंदैनी गायन आता है, जो आप इससे पहले आपने देखा, ये जो है ये प्रणय गीत है, ये ददरिया व चंदैनी जो है ये संयोग में आता है। और वियोग में दोस्तों भरथरी गायन आता है, जो भरथरी गीत है वो वियोग में आता है, और संयोग में ददरिया और चंदनी गायन आते हैं। ये दोनों प्रणय गीत के दो प्रकार हैं, जिसमें पहले में ददरिया और चंदनी गायन आता है, और दूसरे वियोग में भरथरी गायन आता है। दोस्तों ददरिया को छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा कहा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इसे आपको याद रख लेना है। इस सीधे आपके एग्जाम में आने वाली क्लास है, अगर आपने इसको अच्छे से 2 बार देख लिया तो उसके बाद आप इसे नहीं भूल पाएंगे। ददरिया को दोस्तों लोकगीतों का राजा कहा जाता है। यह सवाल जवाब की शैली पर आधारित होता है। सवाल जवाब की शैली पर फसल को जब बुआई होती है, फसल को बोने लगते हैं दोस्तों, तो युवक युवतियों द्वारा फसल बोते समय अपने मन की बात को पहुंचाते हैं। प्रेमी अपने मन की बात अपनी प्रेमिका के पास में पहुंचाता है दोस्तों। और इसमें जो है इसके जो लक्ष्मण मस्तूरिया बहुत ही जाने माने जो है कलाकार हैं। इस ददरिया के दिलीप सड़ंगी जी को आप जानते हैं, केदार जाधव को भी आप जानते हैं। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार हैं इस ददरिया प्रणय गीत के। ददरिया को दोस्तों प्रणय गीत या प्रेम गीत के रूप में जाना जाता है, इसे आपको याद रख लेना है। और जो प्रेम का गीत है इसीलिए इसे लोकगीतों का राजा कहा जाता है ददरिया को। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, ये अब आपको याद
हो जाएगा। और फसल बोते समय युवक युवतियों द्वारा, प्रेमी प्रेमिकाओं द्वारा ये जो है अपने मन की बात को अपने जो है प्रेमी तक पहुंचाने का एक जो है गीत है, माध्यम है, प्रणय गीत। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम लोग बांस गीत। अब बांस गीत दोस्तों छत्तीसगढ़ में राउत जाति मतलब यादव जाति द्वारा गाया जाता है, जिसमें महाभारत के पात्र कर्ण एवं मूरध्वज व शीत बसंत का वर्णन होता है। यह दुख या करुण रस पर आधारित होता है दोस्तों। ये जो बांस गीत है ये करुण गीत है, करुण रस पर आधारित होता है। इसमें रागी, गायक एवं वादक तीनों की मुख्य भूमिका होती है। और इसका जो वाद्य यंत्र होता है मोहरी या बांस जो है ये मोहरी इसका वाद्य यंत्र होता है, ये प्रमुख रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। और जो केजूराम यादव जी हैं व नकुल यादव ये जो है इस बांस गीत के प्रमुख कलाकार हैं, जो राउत जाति द्वारा किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों देवार गीत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। अगर आपने इसको एक बार देखा ध्यान से तो आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप 2 बार देख लेते हैं तो एग्जाम में आप सीधे इसको सही करके आएंगे हमारी इस क्लास से। और छत्तीसगढ़ उप निरीक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, आप इसे जरूर देखें। देवार गीत दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के परंपरागत घुमंतू जाति द्वारा गाया जाने वाला गीत है, इसे देवार गीत कहते हैं। एक लाइन में सीधे आपसे पूछ लिया जाता है कि घुमंतू जाति द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है, तो वो देवार गीत है, इसे आपको याद रखना है। भोजली गीत दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण, रक्षाबंधन के दूसरे दिन जो भादो माह कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन को गाया जाता है उसे भोजली गीत कहते हैं। रक्षाबंधन जब होता है भाई बहन का हमारा त्यौहार, तो उसके दूसरे दिन जो है ये भादो माह लगा होता है। और उसमें जब कृष्ण पक्ष होती है, जब काली रात आती है, तो उसके प्रथम दिन में ये भोजली गीत गाया जाता है। ये दोस्तों प्रमुख रूप से भूमि जल से संबंधित प्रमुख गीत है। मतलब भूमि के अंदर जो जल है, जल के संरक्षण के लिए जो है भूमि से जो जल निकलता है जिसको हम पीते हैं, और इसके बारे में ये पूछा जाता है। ये जो है ये जो लाइनें हैं, आहा हो गंगा ओ देवी लहर गंगा, गीत की लाइनों में गंगा का नाम बार बार आता है, ये कई बार पूछा गया है, इसे आपको याद रखना है कि किस गाने में गंगा का नाम, किस गीत में, किस भोजली गीत में जो है आपसे पूछा जाएगा कि गंगा का नाम बार बार आता है, तो आपको सीधे भोजली गीत टिक करना है जिसमें गंगा जो है गंगा का नाम बार बार आता है, पतित पावनी गंगा। आगे देखें दोस्तों कि सुआ गीत, ये सुआ गीत अभी आपने देखा कि जो दिवाली के पहले शुरू होकर और दिवाली के अंतिम दिन तक चलता है। तो इसकी लाइनें आपने इसके पहले नहीं देखा था, तो इस लाइनों के लिए यहाँ पे इसको जो है लाया गया है कि तरी हरी नाहा नरी नरी नाना रे सुवना, ये मुख्य लाइन होती है सुआ गीत की। इसी गीत को जो है ये केवल महिलाएं जो है गाती हैं, ये महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला सुआ गीत प्रमुख गीत है, और जिसमें सुआ शिव और गौरी पार्वती के प्रतीक होते हैं, इसको आपने इससे पहले देखा है। और सुआ गीत की जो प्रमुख लाइन है वो लाइन कौन सी है, तरी हरी नाहा नरी नरी नाना रे सुवना, इसी आपको याद रख लेना है। इसके बाद दोस्तों जवारा गीत आता है, चैत्र नवरात्रि में गाया जाता है। और इसके बाद एक है सेवा देवी गीत, ये भी दोस्तों नवरात्रि पर ही पूजा के समय गाए जाने वाला दोनों गीत है। ये जवारा गीत भी जो है माँ दुर्गा के लिए जो है समर्पित है, और ये सेवा गीत भी जो है दुर्गा जी के लिए समर्पित है। नवरात्रि के समय ये गाया जाने वाला गीत है, नवरात्रि भी आ रही है। आप हमारी क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप दोस्तों सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर करें, जिससे कि आप ये जो पुलिस उप निरीक्षक का एग्जाम है इसके लिए हमारे चैनल पे सारी तैयारियां करवाई जा रही हैं। आप सामान्य अध्ययन के जो है हमारे 150 से अधिक प्रैक्टिस सेट और क्लासेस मौजूद हैं, आप उनको देखें, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चूल माटी एक विवाह गीत है, ये पूछा जाता है दोस्तों। विवाह आरंभ होने पर जो है ये गाया जाता है चूल माटी गीत, और इसकी जो लाइनें हैं उन लाइनों को भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो वो लाइनें हैं, तोला माटी कोड़े ला नहीं आवे मीत, धीरे धीरे तोर कनिहाल ढील धीरे धीरे, ये पूछा जाता है कि ये जो है लाइनें ये किस अवसर पर गाई जाती हैं। तो ये एक विवाह गीत है, और विवाह गीत होने के कारण जब विवाह आरंभ होता है तो इन लाइनों को गाया जाता है। और जब वर और कन्या को तेल हल्दी लगाया जाता है दोस्तों, तो तेल चढ़ी गीत गाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं कि हल्दी तेल के समय वर कन्या के लिए कौन सा गीत गाया जाता है, तो तेल चढ़ी गाया जाता है। और जैसे ही विवाह आरंभ होता है तो चूल माटी गीत गाया जाता है दोस्तों। और जो है आगे देखें भड़ौनी गीत,
ये बारातियों के, जब बाराती खाना खाते हैं जो दोस्तों, ये शाम को जैसे ही अपना भोजन करना चालू करते हैं तो उनके ऊपर हास परिहास हेतु उनके ऊपर, इसमें जो है महिलाएं देखें कि हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में जो शाम को ये भोजन करने लगते हैं तो जो गाली वाला गाना होता है इसमें जो है वो भी किया जाता है। ये महिलाओं द्वारा हास परिहास हेतु ये गाना भड़ौनी गीत गाया जाता है। ये जो है भड़ौनी गीत, ये सभी विवाह के समय के गीत हैं। और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बारात के जो है आगमन जैसे होता है तो उनके स्वागत में जो है परघौनी गीत गाया जाता है, ये पूछा गया है, इसे आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों पंडवानी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाभारत कथा का छत्तीसगढ़ी लोक स्वरूप पंडवानी है, जिसके रचयिता संबल सिंह चौहान हैं। इन पंडवानी के जो रचयिता हैं वो संबल सिंह चौहान हैं, जो रतनपुर के निवासी थे। और झाड़ू राम देवांगन जो है पंडवानी के पितामह कहे जाते हैं। और इसके मुख्य नायक जो होते हैं भीम और नायिका द्रौपदी हैं। और इस पंडवानी नृत्य में वाद्य यंत्र के रूप में तंबूरा और करताल का प्रयोग किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में आप तीजन बाई का नाम जानते हैं, तो उनकी भी चर्चा इसी क्लास में की जाएगी। आइए देखते हैं कि पंडवानी की बेदमती शैली को प्राचीन शैली माना जाता है, जिसके प्रमुख कलाकार झाड़ू राम देवांगन, पूनाराम निषाद, रेवाराम साहू व ऋतु वर्मा हैं। तो ऋतु वर्मा को कई बार पूछा गया है, तो ये पंडवानी की बेदमती शैली की गायिका हैं। और यहाँ पे आपको तीजन बाई मिलेंगी, जिन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये अपना कार्यक्रम करती हैं पंडवानी नृत्य। तो ये कपालिक शैली को प्रस्तुत करती हैं तीजन बाई जी। और शांति बाई व ऊषा बाई ये कपालिक शैली को प्रस्तुत करने वाली गायिका हैं। ये इसी पंडवानी को जो है गायन, इसकी जो है कपालिक शैली को प्रस्तुत करती हैं। तीजन बाई को आप याद रखें, तीजन बाई, शांति बाई, ऊषा बाई बारले ये कपालिक शैली की प्रमुख गायिका हैं। और बेदमती शैली के कलाकार हैं झाड़ू राम, पूनाराम एवं रेवाराम, ये बेदमती शैली के गायक हैं। तो आपको ये भी पता चल चुका है कि पंडवानी में दो शैलियाँ होती हैं, कपालिक शैली और बेदमती शैली। आगे देखते हैं दोस्तों, पंडवानी गीत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। तीजन बाई जी के बहुत सारे कार्यक्रम अमेरिका में भी हुए हैं, ब्रिटेन में भी हुए हैं, तो ये इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और छत्तीसगढ़ की बहादुरी के संबंध में इसे लोक नाट्य भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की तीजन बाई जो पांडवानी की कपालिक शैली की गायिका हैं, और इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है, इसे आपको याद रख लेना है। दोस्तों ये फूलबासन की गाथा एक रामायण कालीन, जैसे आपने शुरू में देखा पौराणिक में ये आते हैं दोनों, कि जो पंडवानी और फूलबासन की गाथा ये रामायण कालीन गाथा है, जिसमें माता सीता लक्ष्मण जी से फूलबासन नामक फूल लाने के लिए कहती हैं, कि ये फूल लाने को इनसे कहती हैं। और जिससे अनेक कठिनाइयों के बाद लक्ष्मण जी, भगवान लक्ष्मण ये फूल लाकर देते हैं। ये फूल क्यों इसमें कठिनाइयाँ होती हैं? ये फूल आसानी से नहीं मिलता है, ये इच्छाधारी फूल है दोस्तों। ये कभी फूल बन जाता है और जब आप फूल के पास जाएंगे तो नारी बन जाएगा, जिसे छोड़ के आप भाग जाएंगे। तो आप भागेंगे कि नहीं भागेंगे आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और फूलबासन के फूल, ये फूलबासन की गाथा एक रामायणकालीन गाथा है, इसे आपको याद रख लेना है दोस्तों। अब आते हैं भरथरी। भरथरी जो है, भरथरी गाथा ये राजा भरथरी और रानी पिंगला के वैराग्य जीवन का वर्णन है। सूरजबाई खांडे मुख्य इसकी गायिका हैं भरथरी की। तो आपको सूरजबाई खांडे, तीजन बाई और ऋतु वर्मा को अलग अलग आपको याद रख लेना है कि सूरजबाई खांडे भरथरी गाथा की प्रमुख गायिका हैं, और इसमें वाद्य यंत्र के रूप में एक तारा और सारंगी का प्रयोग किया जाता है। ये है दोस्तों छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं संस्कृति। दोस्तों ये हमारे प्रश्न ऐसे आपको जो है इसे आप 2 बार देख लेते हैं, तो आप जरूर आपके आने वाले प्रश्न जो है अगर इसे हमारे चैनल से आते हैं, इस क्लास से आएंगे, तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। और 100% आपको इस क्लास से वीडियो देखने को, इस क्लास के वीडियो देखने के बाद आप इससे आने वाले प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चलाई गई है, आप उनको देखें। हमारे चैनल पे कंप्यूटर की भी क्लासेस, हिस्ट्री की क्लासेस, उसके बाद संविधान की क्लासेस, सभी क्लासेस बहुत अच्छे से चल रही हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और उनका आप रिवीजन कीजिए। परीक्षा हाल में सीधे राइट क्लिक अगर आपको करना है तो लक्ष्मी जी का आशीर्वाद लेते हुए अब की बार जो है अब आने वाला एग्ज़ाम आपको पार करना है। आप हमारे छत्तीसगढ़ से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की अगली क्लास जरूर देखें, जिसमें आपको टॉप 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के जो उप निरीक्षक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप उन्हें देखें। मिलते हैं आपसे अगली क्लासेस में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।